बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज का लेक्चर बल्कि एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है कि रजिस्टर किस तरीके से अपडेट किया जाता है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी पीएलडी। आज हम मार्च का शुमारा पढ़ेंगे। पीएलडी को या किसी जजमेंट को किस तरीके से पढ़ा जाता है और उसको अपडेट करके आपने अपने जो आपने अपना रजिस्टर बनाया है वो अथॉरिटीज़ के ऊपर। और आज हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन रजिस्टर जो बना हुआ है वो किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में एक अलहदा ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है मैंने, वो तमाम दोस्त उसको एग्जामिन कर लें। मगर आज हम कोशिश करेंगे बिकॉज मंडे का ये मार्च का शुमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले एक अलहदा भी वीडियो के अंदर ये बात की है कि बहुत फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस दफ़ा इसके अंदर डिसाइड किए गए हैं, उनकी तरफ भी हम आएंगे। बट लेट्स प्रोसीड। मेरे एसोसिएट्स भी आज साथ सारे के सारे बैठे हुए हैं। से हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए सारे सारे के सारे बैठ के। तो क्लास नहीं तो दफ्तर के अंदर ही सही। शुक्रिया। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही यहाँ पे वैसे। अभी देख लेते हैं। जी ये खुल गया। आपको ऑनलाइन में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी एग्जामिन कर सकें और मेरे एसोसिएट्स भी। बट मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि शुमारा ख़रीदिए और उसे पढ़ें और उसके ऊपर पेंसिल के साथ मार्क वगैरह कीजिए और उसको मैन्युअली आप भी मेंटेन करें रजिस्टर, बिकॉज हाथ से लिखी हुई चीज़ ज़्यादा आसान तरीके से याद रहती है। चलिए सबसे पहले शुमारे के अंदर अगर आप इसकी तरफ वापस आएँ तो इस दफ़ा शुमारे के अंदर तीन नए आर्टिकल्स आए हैं जो पढ़ने के काबिल है। उनकी ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे लेकिन तमाम दोस्तों के शायद इंटरेस्ट में हो। एक तो है फॉल्ट लाइंस, एम्बिग्विटीज एंड एक्स्ट्रा बैगेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक ये भी सारी की सारी चीज़ें लिख लेते हैं। फॉल्ट लाइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये मैंने खोली है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, fault lines and ambiguities in constitution आर्टिकल लिख लीजिए और सामने लिख लीजिए। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पीएलडी का शुमारा है, पीएलडी 2021, और इसकी साइटेशन होगी पेज 33, जर्नल पीएलडी 2021 जर्नल, जनरल नहीं है, जर्नल है, पेज 33। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर इंटरेस्टिंग है, चंद एम्बिग्विटीज़ भी हैं बट पढ़ने के काबिल है। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक, अगर आप फैमिली लॉ के अंदर काम करते हैं, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया, राइट्स ऑफ डाइवोर्स्ड वुमेन एलिमनी इन पाकिस्तान। एलिमनी कोई दोस्त मुझे बता सकता है क्या होता है? अली जैदी साहब बताइए। नहीं, कोई और दोस्त? पाकिस्तानी कानून में मिलती है एलिमनी का बेसिकली प्रिंसिपल। और ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि एलिमनी पाकिस्तान से बाहर बेशुमार दुनिया में, इंग्लैंड अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पे 50% जो भी फैमिली एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे अमूमन बीवी को दिए जाते हैं, और डिवोर्स के बाद भी इसको मेंटेन किया जाता है बेगम को। इस्लाम के अंदर ये आर्ग्यूबल है कि यहाँ पे इस्लाम में अलाउड है कि नहीं। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद पता चला कि बेशुमार ममालिक के अंदर, बेशुमार कंट्रीज़ के अंदर एलिमनी इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर अलाउ किया जाता है, जिसमें मलेशिया, ट्यूनीसिया, टर्की, इजिप्ट, ईरान और मुख्तलिफ कंट्रीज़ इसमें मेंशन की गई हैं। उनके कवानीन क्या हैं? सो राइट ऑफ एलिमनी के ऊपर आर्टिकल लिख लेते हैं हम इसके अंदर, पीएलडी 2021 जर्नल। तो इसके ऊपर अगर कोई दोस्त ये आर्ग्यू करता है कभी कि जी अन इस्लामिक है, तो आपके पास ना सिर्फ इसमें एग्जांपल्स हैं, इवन अदरवाइज आर्टिकल बहुत वेल रिसर्च्ड है, लेकिन पहले 5 सफ़े तो वुमेन के ऊपर के बारे में ही और मुख्तलिफ अनरिलेटेड चीज़ों के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई और छोटा किया जा सकता था, लेकिन स्टेटिस्टिक्स वगैरह इसमें फॉर एग्जांपल ये जिक्र किया गया है कि फ़ीमेल पॉपुलेशन 49.2% है टोटल पॉपुलेशन की। मेरा तो ख्याल था कि शायद 50 से ज़्यादा थी। सुनने में ये आया था कि शायद औरतों की परसेंटेज ज़्यादा है। नो, बट आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि 51 के अराउंड औरतें हैं। और यहाँ पे चल खैर आगे फिर एक और तीसरा आर्टिकल है क्रिमिनल लॉ का। क्रिमिनल लॉ ये सारी की सारी देखिए, सिर्फ मकसद इसका आपका जाके ये
सिर्फ मकसद इसका आपका जाके आगे ये भर लेना नहीं है, किसको कहते हैं रजिस्टर, ये चीज़ें पढ़नी भी हैं। मैंने चूंकि पढ़ ली हुई हैं इसलिए आई एम नॉट गोइंग थ्रू दम अगेन। और ये आर्टिकल्स जो हैं, मिटिगेशन ऑफ इन सेंटेंसिंग विद व्यू टू रिहेबिलिटेशन, ये अगर आप फौजदारी का काम करते हैं और आप सेंटेंसिंग के ऊपर किसी जज के सामने आर्ग्यू कर रहे हैं कितनी सख्त सज़ा नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ से मवाद मिल सकता है। जर्नल का पेज 53। चलें, ये तो हुआ। अब हम चलते हैं मेन नुक्तों के ऊपर और जजमेंट्स की साइड के ऊपर। पीएलडी के अंदर एक मसला हमेशा से ये रहा है कि और एडवांस सर्च के अंदर साइटेशन सर्च की तरफ चलते हैं। पीएलडी यहाँ पे आप लिखेंगे 2021, आप इसमें लिखेंगे और आप सर्च यूं कर लीजिए तो सारे के सारे आ जाएंगे केस। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़, और इसमें पीएलडी में मसला ये पड़ता है कि कई दफ़ा पिछले शुमारे के कई जजमेंट्स आपको ऐसे मिलती हैं जो इनकम्प्लीट होती हैं, एक शुमारे के अंदर होती हैं। फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है चराट सीमेंट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो पिछले शुमारे से शुरू हुई थी और अब उसका आधा पार्ट इस शुमारे के अंदर सबसे पहले छपा है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पीएलडी सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक 331 यहाँ से शुरू होता है, पिछली दफ़ा 300 तिराट सीमेंट की जजमेंट है यहाँ पे। उसके ऊपर जाके आपने सेलेक्ट किया, ये है इंपॉर्टेंट जजमेंट इस लिहाज से भी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जीआईडीसी जजमेंट। जीआईडीसी कोई बता सकता है क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, CESS, उसके बारे में ये आज जजमेंट। और ये उसकी रिव्यू की जजमेंट है। मुशीर आलम साहब ने और चीफ साहब की आई बिलीव जजमेंट थी, मेजॉरिटी के अंदर हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनसे डिफ़र किया है। फैसल अरब चीफ साहब नहीं थे, फैसल अरब साहब और मुशीर आलम साहब ने। पीएलडी 2021 सुप्रीम कोर्ट 327। दूसरा मसला इसके अंदर ये, अभी मैंने चूंकि करना शुरू किया, अभी ये सामने आप सारे के सारे ये लिख रहे हैं अपने अपने मोबाइल्स में, आप अपडेट कर रहे हैं, कीजिए। जीआईडीसी के ऊपर इंटरेस्टिंग, मंसूर अली शाह साहब ने काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखा है, काफ़ी हेड नोट्स, काफ़ी नुक्ते वगैरह इसमें। ये जजमेंट ऑल्सो आपको प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा के ऊपर और जीआईडीसी जजमेंट और रिव्यू के नुक्ते के ऊपर और रेस जुडिकाटा के नुक्ते के ऊपर भी दिस इज़ गोइंग टू बी लाइकली टू बी लीडिंग जजमेंट। इसमें काफ़ी एट लेंथ उन्होंने बात की हुई है कि रिव्यू का क्या स्कोप होता है। ये अगर आप एग्जामिन करें तो यू विल फाइंड इट क्वाइट यूजफुल। इशू अब ये आ रहा है कि मैंने पाकिस्तान लॉ साइट तो शायद इसलिए खोली थी कि शायद इसके अंदर ये जो नया मार्च का शुमारा आया है शायद वो यहाँ पे मौजूद हो, लेकिन इट अपेयर्स के मार्च तक इन्होंने केसेस अभी तक अपडेट किए ही नहीं। सो लेट्स ट्राई एंड सी वेदर दूसरी हमारे पास कौन सा है, सॉरी ईस्ट लॉ वाले जो हैं उनको वहाँ पे भी हमने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, शायद वहाँ पे अब लेटेस्ट आप जजमेंट्स अवेलेबल हों। ईस्ट लॉ इस्तेमाल करके देख लेते हैं। पासवर्ड दुरुस्त नहीं आ रहा। अगर अशरफ साहब को आप बुलवाइए। चलें, ईस्ट लॉ के ऊपर भी ये नहीं है अवेलेबल। एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट चले सबसे पहले शुरू करते हैं। साइटेशन लिखिए जी, पीएलडी 2021 सुप्रीम कोर्ट 362। ये जजमेंट इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से, एविडेंस लॉ, यूज़ ऑफ DNA and forensic science in cases। मंसूर अली शाह साहब की लिखी हुई जजमेंट है। एक रेप केस था और वेरी
ट्रबलिंग रेप केस था, उसके बारे में कन्फेशनल एविडेंस वगैरह और भी था, मगर यहाँ पर उन्होंने एडमिसिबिलिटी ऑफ डीएनए एविडेंस और उसके बारे में डिटेल के अंदर बात की हुई है कि हो सकता है, मगर इसके अंदर रिक्वायरमेंट साथ ये भी ऐड कर दी गई है कि जो एक्सपर्ट होगा डीएनए वाला, वो जेरा के लिए भी खुद साथ पेश होगा। और भी कानून में अमेंडमेंट्स की भी रिकमेंडेशंस की हैं, मगर डीएनए एविडेंस के ऊपर ये एक और लीडिंग अथॉरिटी। इससे पहले आई बिलीव और भी जजमेंट्स यहाँ पे मौजूद थी, जिनके अंदर लिखा हुआ ये सलमान अकरम राजा साहब वाली 2013, SCMR 2003 भी है, वो भी ऐड। आई हैव नॉट सीन इट, बट कोर्ट ने इसको इसी तरीके से रिलाई किया। तो यहाँ पे 2013 SCMR 203 भी आप ऐड कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने वाली? इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि जजमेंट्स के ऊपर हर नुक्ते के नीचे जिस जजमेंट के ऊपर रिलाई करता है जज, वो नीचे रेफर करता है या रिलाई करता है, वो नीचे लिख दिया जाता है। वो भी एग्जामिन कीजिए, बिकॉज अमूमन अगर आप जजमेंट्स को पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर आपके फेवर के अंदर या आपके अगेंस्ट जो चीज़ें हैं वो तमाम काम कर लिया होता है लोगों ने। और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये होती है कि एक पार्टी भी, दोनों पार्टीज की जजमेंट्स यहाँ पे जिक्र की जाती हैं। और अगर आप हेड नोट से ज़्यादा और ज़्यादा तह के अंदर जाएं और वहाँ पे देखें तो किसी न, और आर्ग्यूमेंट्स भी, जो हारी वाली पार्टी होती है वो भी आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने होते हैं। तो जब जजमेंट को आप, बड़ी जजमेंट्स को जब आप जाके पढ़ते हैं तो आपके जहन में भी आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, अच्छा मैंने अगर चैलेंज करना होगा तो इससे थोड़ा सा बदल के मैं ये आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ, क्या आर्ग्यूमेंट्स रद्द होते हैं। और उन्होंने भी जो जजमेंट्स की होती हैं वो भी अगर रिपोर्ट हुई हों तो आपको यानी कि एक नुक्ते के ऊपर आर्ग्यू करने के लिए दूसरी साइड से भी आप वकील हो सकते हैं आइंदा रिलेटेड मुकदमे में, तो आपको वहां से भी मवाद मिल रहा होता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप रजिस्टर में दोनों साइड की सिर्फ एक जजमेंट लिख के ना बैठ जाइए। तह में अगर जाना है तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो साइट की हुई है जजमेंट्स वो भी ऐड कर लीजिए। 2003 SCMR और साथ है PLD 2010, FSC 2015। FSC क्या होता है जी? फेडरल शरीयत कोड, बिल्कुल। और 2016 SCMR 274 भी यहाँ पे मौजूद है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये जजमेंट आप पढ़ेंगे, अगर आपको फौजदारी के अंदर शौक भी नहीं है तो इंटरेस्टिंग है, बिकॉज कानूनी शहादत के उसमें ये देखा हुआ कि फोरेंसिक साइंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात हुई आर्टिकल 164 ऑफ द कानूनी शहादत इज़ द गेटवे फॉर अलाउइंग मॉडर्न साइंस वगैरह की ये चीज़ें। आर्टिकल 164 रेड विद आर्टिकल 159 अलाउज मॉडर्न फोरेंसिक साइंस टू क्रेडिबल एंड वैल्यूड साइंटिफिक ओपिनियन के तौर के ऊपर भी आप इसको ब्रिंग इन कर सकते हैं। और अब सवाल सिर्फ ये आएगा कि इसको प्रिलिमिनरी एविडेंस ट्रीट किया जाएगा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस किया जाएगा, उसका भी यहाँ पे कोर्ट ने डिस्कस किया हुआ। corroborative एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर सिर्फ आपके पास डीएनए एविडेंस ही है, क्या इसके ऊपर आप कर सकते हैं। इस केस में ये मामला था कि इस केस के अंदर रेप का बाद में दो आए सब्सिक्वेंट विटनेसेस भी थे और आई बिलीव उसने कन्फेशन भी किया हुआ था। रॉबर्ट, आगे चलें, आगे आ जाइए जी। PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने खैर ऑलरेडी चंद दिन पहले इसको साइट कर लिया हुआ जजमेंट है। PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 373। यहाँ पे तो नहीं आ रहा। PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 373। इशू इस केस के अंदर ये था, मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट है और इस इशू इस केस के अंदर सिर्फ ये था कि विड्रॉल की एप्लीकेशंस कौन से कानून के तहत होती हैं। CPC के अंदर अगर सिविल मुकदमा है तो कौन से ऑर्डर के तहत आप जमा करवाते हैं। ऑर्डर 23 का कौन से सब रूल में कंडीशनल विद परमिशन टू रीफाइल का, ये वाली जजमेंट इस शुमारे के अंदर दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं परमिशन टू रीफाइल के ऊपर। पहली वाली ये है और इसके अंदर मुनीब अख्तर साहब ने ये डिक्लेयर किया है कि
जी ये यहाँ पे ऑलरेडी साइट हुआ हुआ, और दो जजमेंट्स इसके अंदर और भी ऐड कर लें, 2013 SCMR 464 और 1970 SCMR 141। सवाल ये था कि एप्लीकेशन ये मूव की गई कि जी विद परमिशन टू रीफाइल हमें अलाउ कर दिया जाए। कोर्ट ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, लेकिन उसके अंदर परमिशन टू रीफाइल उसने नहीं लिखी। तो क्या इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या होगा कि विड्रॉल अलाउ हुआ है, और कैन यू गो अहेड एंड से कि आपको इजाज़त दे दी गई है विद परमिशन टू रीफाइल अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, मगर उसने वहाँ पे ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिकली नहीं लिखा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक जो अर्लियर जजमेंट साइट की है 1970 वाली, उसके अंदर कोर्ट ने ये होल्ड किया कि एप्लीकेशन या इन फुल एक्सेप्ट होती है जिस कंडीशन के ऊपर वो जमा करवाई जाती है, या नहीं एक्सेप्ट होती। तो अगर जज साहब ने जाके एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपको परमिशन टू रीफाइल ग्रांट कर दी गई है। ये इसके ऊपर ये जजमेंट है। सो यू विल फाइंड इट यूजफुल इस मामले के अंदर। अगली जजमेंट भी PLD 2021-379 बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में मुनसिफ अवान साहब वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये जजमेंट आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। सवाल यहाँ पे ये था कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, कोई चंद के नाम बता सकता है कोई यहाँ पे? इमरान खान साहब ने स्पेशल असिस्टेंट्स काफ़ी बनाए हुए हैं। हाँ, और भी जो उनके दोस्त वगैरह चंद हैं उन्होंने उसके अंदर किया हुआ, और एक दो साहब का ख़ास तौर पे ये सवाल ये आ रहा था कि ना सिर्फ उनको स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, बल्कि उनको स्टेट मिनिस्टर का भी पावर्स दे दी गई। जुल्फी बुखारी साहब, तो वहाँ पे सवाल ये आया कि ये किस तरीके से हो सकता है। मुनसिफ अवान साहब ने ये चैलेंज किया कि जी एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि आपके जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स वगैरह होंगे वो 62 और 63 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर लागू होंगे, उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है ड्यूल नेशनल नहीं हो सकते। तो ये किस तरीके से है, प्राइम मिनिस्टर को कैसे अलाउ किया जा सकता है कि वो के मुख्तलिफ लोगों को स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लगा के और उनको वही स्टेटस दे दें। और इस मामले के ऊपर इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जाके ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर की जो डिस्क्रेशन है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने की, वो तकरीबन इंटायरली उसकी डिस्क्रेशन है, वो जिसको मर्जी लगाए। और वो जो डिस्क्वालिफिकेशन जो MPA MNA वगैरह के लिए जो हैं, जो ड्यूल नेशनैलिटी की, वो इनको अटैच नहीं होती। दे यू कैन गो हेड एंड अगर कोई बंदा क्वालिफाई नहीं करता टू बी एन MPA MNA, आप उसको स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं हुई। एक प्रिंसिपल कोर्ट ने रिलाई किया उसके ऊपर, आई बिलीव शायद इसी जजमेंट के अंदर था, कैसेस अमीसस का, शायद एजाजुल एहसन साहब ने यहाँ पे ही जिक्र किया। कोई दोस्त बता सकता है कैसेस अमीसस का क्या मतलब होता है? कैसेस अमीसस का प्रिंसिपल ये होता है, खैर किसी और जजमेंट में शायद साइट किया हुआ, लेकिन है यहाँ पे भी ये लागू होता है कि कोर्ट का काम नहीं, अगर कोई कमी बेशी किसी कानून के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में हो, कि वो खुद ही अपनी मर्जी से इंसर्ट करे उसके अंदर। अगर आप फॉर एग्जांपल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट में कर रहे हैं और आपका ऑपोजिट वकील आके ये आर्ग्यू करता है जनाबे वाला इसके अंदर इसको इस तरह पढ़ा जा सकता है और इसमें ये इसका असल में उनका मतलब ये था, यू आर सपोज टू गो बाय द वर्डिंग्स ऑफ द जो स्टैचूट है। अगर कोई बंदा उसमें कोई चीज़ ऐड करने की कोशिश कर रहा है या कोई कंडीशन ऐड करने की कोशिश कर रहा है कि जी नहीं इसका मतलब ये था कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनल भी डिस्क्वालीफाइड है, तो वहाँ पे जाके कोर्ट ने होल्ड, एक प्रिंसिपल होता है कैसस ओमिसस का, कैसस ओमिसस का जो प्रिंसिपल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल करके आपने प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ख़ास तौर पे गौर से पढ़ें, बिकॉज ये बम हैं, ये बंदूकें हैं, ये गोलियां हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर सकते हैं और दूसरे का आर्ग्यूमेंट तबाह कर सकते हैं। अगर कोई बंदा कोई एडिशनल चीज़ ऐड करने की कोशिश कर रहा है जी कानून में उसका ये मतलब है, तो आप कहें जी कोर्ट की पावर नहीं है। कैस प्रिंसिपल ऑफ कैसस ओमिसस कहते हैं कि जो चीज़ें कमी बेशी है कानून का, कोर्ट के पास पावर नहीं है कि अपनी मर्जी से उसके अंदर इंसर्ट कर सके। सो यू कैन गो एंड यूज़ दैट। यहाँ पे भी यही आर्ग्यू है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, रूल्स ऑफ बिजनेस कोई बता सकता है क्या है? उसके बारे में भी इंटरेस्टिंग एक जजमेंट है। नहीं जी, रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं गवर्नमेंट की स्पेशल उन्होंने रूल्स अंदर बनाए हुए हैं कि उनका काम किस तरीके से इंटरनल चलेगा। तो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत साइट इसमें करते हुए रूल 4 सब रूल 6 के अंदर ये लिखा गया है कि
रूल 4 सब रूल 6 के अंदर ये लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्क्रेशन है, किसी को अगर स्पेशल असिस्टेंट वो अपना अपॉइंट करना चाहे तो वो कर सकता है, और उसका स्टेटस भी खुद ही डिटर्मिन करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। कहने में तो यहाँ तक एक हद तक कर लिया, लेकिन कोर्ट ने साथ ये भी कोशिश की कि उसको कंट्रोल करने के लिए साथ उन्होंने ये भी कह डाला है कि वेयर इट वाज फाउंड दैट एनी पर्सन होल्डिंग द पोजीशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट और परफॉर्मिंग फंक्शंस डायरेक्टली, कि को वारंटों की रिट फिर भी कॉम्पिटेंट होगी, हैड बीन अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ओनली ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशन एज अ पॉलिटिकल फेवर and represented exercise to reward cronies at the expense of public money, the Supreme Court could extend its outreach to undo such appointments. यानी को वारंटो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन इन केसेस के अंदर इट डज नॉट अपेयर के कोर्ट का उनके क्रेडेंशियल्स कोर्ट ने एग्जामिन किए हैं। कोर्ट ने ये तो कह दिया कि हम कर सकते हैं, मगर ये वाले जो मामलात उनके सामने मौजूद थे उसके ऊपर कोर्ट ने उनके आई डू नॉट बिलीव दे वेंट अहेड एंड एग्जामिन्ड इसके ऊपर। इसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा इसके जजमेंट के तह में जाए, ना सिर्फ ये जजमेंट बल्कि इस जजमेंट के अंदर एक और साइट जजमेंट भी साइट की हुई है, जिसमें जाजुल एहसन साहब ने उस बेंच का भी हिस्सा था। सुप्रीम कोर्ट की एक अनरिपोर्टेड जजमेंट भी अवेलेबल है, जिसके अंदर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के मामलात को अपहोल्ड पहले भी किया गया था। अब आगे आ जाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 391। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे साइट किए हुए इनकी जजमेंट्स वगैरह। ये वाला, और इस केस से ख़ास तौर पे एक चीज़ आप ये भी देखते हैं, अगर आप मेरे हेड नोट्स पढ़ें तो इसके हेड नोट पढ़ने से बेसिकली ये नज़र आता है कि कोर्ट ने यहाँ पे आके ये फरमाया है कि हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ रिट पिटिशन नहीं हो सकती। पहले एक ज़माने के अंदर एक जजमेंट ख़ास तौर पे आई थी, और जो कि यहाँ पे एक जजमेंट ओवर रूल की गई है, चौधरी मोहम्मद अकरम खैर इस जजमेंट की पहले साइटेशन लिख दें, PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 391। गुलजार तेज मरवत वर्सेस रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार के खिलाफ पिटिशन जमा करवाई हुई थी। हेड नोट्स अगर आप पढ़ें तो यहाँ से पढ़ने से ये पता, और यहाँ पे कैसे सुमीसेस का प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई और चीज़ वगैरह आप ऐड कर सकते हैं कि नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ओवर रूल की गई है। एक पहले की जजमेंट थी चौधरी मोहम्मद अकरम वर्सेस रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 391। इसमें यहाँ पे सामने लिख भी लेते हैं, ओवर रूल्स PLD 2016। ये जजमेंट अगर आपने पहले वाली पढ़ी हो, इस जजमेंट को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ी सी विंडो खोल दी थी इस नुक्ते के ऊपर कि क्या हाई कोर्ट के तमाम जुडिशल ऑर्डर्स के अलावा तमाम ऑर्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जिस नौयत के भी होंगे, उनके खिलाफ रिट कॉम्पिटेंट हुआ करती थी। ये वाला केस अगर आपने पढ़ा हो 2016 का, तो इसके अंदर ये हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बतौर चीफ जस्टिस आई बिलीव चंद अपॉइंटमेंट्स जो हुई थी उनको चैलेंज किया गया था, और रिट में नीचे, और वो रिट के बाद ऊपर हाई कोर्ट में गए थे, और रिट को मेंटेनेबल होल्ड करते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस की थी कि चंद अपॉइंटमेंट्स गलत थी, और उसकी वजह से उस वक्त वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, उनको रिजाइन करना पड़ा था। सो अब उनके रेजिग्नेशन के बाद फिर से कानूनी सिचुएशन चंद सालों के बाद फिर से बदल दी गई है। अब इसको पढ़ने से आपको ये लगता है कि जी हाँ ठीक है, जनरल प्रिंसिपल वगैरह होगा, मगर अगर आप इसकी फॉर एग्जांपल जाके आप, और एक प्रिंसिपल है जुडिशल कॉमिटी के जज साहबान एक दूसरे के खिलाफ उनको नहीं कर, जुडिशल कॉमिटी क्या चीज़ होती है, कोई दोस्त बता सकता है? क्या जुडिशल कमेटी का मतलब यही होता, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आप भाई भाई सारे के सारे कोर्ट्स होते हैं, और आप कोर्ट को जुडिशल कमेटी का प्रिंसिपल ये होता है कि आप ये नहीं अलाउ करते कि आप अपने भाई जज के ही ऑर्डर्स को अपील में तो बैठ के आप दो जजेस कर सकते हैं, मगर एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के खिलाफ रिटेन सुननी आप नहीं शुरू कर सकते। ऑर्डर्स अलहदा चीज़ है, मगर उनके खिलाफ सुनना, ये यहाँ पे ये होल्ड किया गया कि जुडिशल कमेटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। एक सेकंड, 373 की मुझे जजमेंट लिखनी भूल, विड्रॉल की ऑलरेडी बात हुई ऊपर, ठीक है।
یہ دیکھ لیجئے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں ہیڈ نوٹس اگر آپ صرف پڑھتے ہیں یا اگر آپ نے ہیڈ نوٹس پڑھے ہوئے ہیں تو آپ نے تو کہہ دینا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ پرنسپل صحیح ہے. مگر ونس یو اسٹارٹ ریڈنگ دا ججمنٹ اور ان کے فیکٹس پہ اگر آپ جانا شروع کریں تو اٹ از ویری ویری آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا امپورٹ یا یہ جو پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا ہے یہ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اندر فیکٹس یہ تھے کہ 3 ریٹ پٹیشنیں آئیں. ایک اس کو کہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے امپلائی کو فارغ کرا دیا گیا, اس نے چیلنج کیا. آگے جا کے چند ریٹ پٹیشن جو اس کے ساتھ لگی ہوئی تھیں اس میں ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے ایک اور کیس کے اندر جو سارے کیسز سامنے ڈیسائیڈ ہوئے, ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز کے ایگزامز کے اندر جو اشتہار دیا تھا اور اس کے بارے میں مختلف ری ایویلیویشن اور ریٹن ٹیسٹ وغیرہ کے جو معاملات تھے, لوگوں نے اپلیکیشن وغیرہ دی ہوئی تھی تو انہوں نے ری ایویلیویٹ کروایا تھا تو اس کے خلاف ریٹ آئی تھی. تو آپ واٹ آل آف دس از آلسو ٹیلنگ یو انسٹنسز آپ کے پاس اور ہوگا آگے. فار ایگزامپل ایک اور ریپوٹیشن ایسی جس کو سول اپیل چیلنج کر رہے تھے, اس کے اندر ایک سول جج کو لاہور ہائی کورٹ نے او ایس ڈی بنانے کے بعد اس کو ریٹائر کر دیا تھا. تو دیکھنے والی چیز اس میں یہ ہے کہ کیا کون کون سے معاملات. اور ایک اور پٹیشن آئی ہوئی تھی کہ چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ نے آرڈرز کیے تھے مختلف ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے اگینسٹ ریٹ پٹیشنیں آئی تھیں, وہ خارج کی ہوئی تھیں. تو ایک تھی ریلیکسیشن آف ایج لمٹ فار دا پوسٹ آف اے ڈی جے کے لیے پٹیشن آئی ہوئی تھی. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ اگر آپ صرف ہیڈ نوٹس ہی پڑھتے رہیں گے تو یو ول ناٹ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ ہو کیا رہا ہے. اور آپ کو اگر ونس یو اسٹارٹ, اور عموماً لوگ کرتے ہیں کہ جی اگر ججمنٹ بھی پڑھنی ہے تو وہ ہیلڈ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آگے جا کے کہ کورٹ نے کیا ہولڈ کیا. بٹ سم ٹائمز اس طریقے کے کیسز میں, خاص طور پہ سپریم کورٹ کے کیسز میں جہاں پہ ملٹیپل کیسز آئے ہوئے ہیں, وہاں پہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ ججمنٹ بیٹھ کے اس کے اندر آپ پڑھیں, اور ججمنٹ بیٹھ کے پڑھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 15-20 ایسے مقدمے پتہ چل جاتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے رد ہوئے ہیں. سو دس از بیسکلی لیٹ ڈاؤن کہ آپ ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر اگر آپ کے اے ڈی جے کے امتحانوں میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نہیں چیلنج کر سکیں گے. دس از گون ہیڈ اینڈ لیٹ ڈاؤن کہ اگر آپ کو او ایس ڈی آپ کے کلائنٹ کو بنا دیا گیا ہے وہ آپ چیلنج نہیں کر سکیں گے. دس از گون ہیڈ اینڈ لیٹ ڈاؤن. اور کہ کسی نوعیت کا بھی آرڈر ہو اگر ہائی کورٹ کا, تو اب وہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کا ہو, اس کو اس طریقے سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو دس ہیز گون بیک ٹو این ارلیئر اسٹیٹ جہاں پہ پہلے ججمنٹس یہ موجود تھیں کہ کسی نوعیت کا آرڈر نہیں چیلنج کیا جا سکتا. اب آرڈر چیلنج کیا جا سکتا تھا, اب انہوں نے یہ لکھ دیا. بیچ میں تھوڑے عرصے کے لیے یہ ہوا تھا کہ ماں سوائے جوڈیشل آرڈرز کے ہر انداز کا آپ آرڈر چیلنج کر سکتے تھے, پھر بھی کورٹ عموماً ویسے نہیں مانا کرتے تھے اس ججمنٹ کو, سپریم کورٹ کی اس کو ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کرتے تھے, مگر اب آ کے اس ججمنٹ کو ہی رد کر دیا گیا. اینڈ وی ہیو گون بیک ٹو این ارلیئر اسٹیج. دوسری آگے جا کے یہ تو ہو گئی سپریم کورٹ کے کیسز. اس کے بعد آ گیا ہے پی ایل ڈی 2021 سپریم کورٹ, اے جے کے پیج 1 کانسٹیٹیوشنل لا. اور اس میں ایشو صرف یہ تھا ججز کی اپوائنٹمنٹس کا معاملہ تھا, اور اس کے اندر یہ سیٹل کیا گیا ایک تو ریویو کا اسکوپ وغیرہ کا بھی, اور ہیں ٹیکنیکل اور بھی نقطے وغیرہ ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف جج آف ہائی کورٹ, what happens if CJ Chief Justice AJK disagrees with CJ اس کو کیا کہتے ہیں, کس کا چیف جسٹس آج جموں کشمیر اور چیف جسٹس ہائی کورٹ اگر آپس میں, یعنی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کا اگر چیف جسٹس کسی بندے کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ڈس اگری کریں تو وہاں پہ کیا ہوگا.
कंसल्टेशन वाज फॉर्मेलिटी नहीं, और उसके अंदर होल्ड किया कि चीफ जस्टिस वाज नॉट अ मेयर फॉर्मेलिटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन was reasonable passing of information of the matter within authorities or appointment of appellant as judge thereafter. Chief Justice ye consultation held that the president receiving advice of the council without completion of consultative process agar properly consult na kiya ho to appointment unconstitutional होगी on the basis of no one could be validly appointed as judge of high court. तो वो साहब जो कि हाई कोर्ट के जज बने और बाद में चीफ जस्टिस भी हाई कोर्ट के आज़ाद जम्मू कश्मीर के बने, उनकी अपॉइंटमेंट को आप एज जज ऑफ हाई कोर्ट और देर आफ्टर चीफ जस्टिस को सेट असाइड कर दिया उन्होंने आपस में. तो ये वाला भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अपॉइंटमेंट को वंस अगेन आई बिलीव को वारंटू की नेचर के अंदर होगा या डायरेक्ट इन्होंने चैलेंज किया हुआ है, और उनके चीफ जस्टिस साहब ने खुद बैठ के ये डिसाइड किया. उनकी इंटरम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एग्जिस्ट करता है जिसके 1974 का, उसके तहत उनका मामला सारे के सारे चलते हैं. तो यहाँ पे तो 73 की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी, उनका आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है उसके तहत. तो अगर वो सिमिलर है तो ये वाले प्रिंसिपल्स फिर यहाँ पे भी आप शायद कर सकते हैं. और प्रॉपर consultation not done, appointment of judge and subsequent appointment as CJ हाई कोर्ट सेट असाइड. ठीक है, इंटरेस्टिंग जजमेंट है, ये देख लीजिएगा. जनरल प्रिंसिपल्स का है, मगर आपकी डे टू डे मामलात से तो इसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं. ऊंचे लेवल के वड्डे लोगों की वड्डी 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 गला इस तरीके से ये भी कर सकते हैं. सो इस लिहाज से इट्स वर्थ इन करके. जवाद हसन साहब की एक जजमेंट है लाहौर के अंदर, वंस अगेन आधा हिस्सा पहले वाली जजमेंट में पहले वाले पार्ट में आ रहा है, तो वी वोंट टच दैट. नूरुन्निसा वर्सेस यूबीएल सीम्स लाइक एन इंटरेस्टिंग जजमेंट, मगर जब फरवरी का पढ़ेंगे तो उसके ऊपर देखेंगे. चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की एक जजमेंट आई है पीएलडी 20 क्रिमिनल लॉ की, क्रिमिनल लॉ पीएलडी 2021. और देखिए सारी की सारी ये चीज़ें एक एक जुमले लिखने का भी मामला ये है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये एक जुमला हम इसलिए लिख रहे हैं कि वकील को ये समझना, और असल में गुर वकील का ये है कि एक जजमेंट पूरी उनके सामने आए, उनसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें फोकस करके एक जुमले में ख़त्म करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपके पास हो सकते हैं. बिकॉज जब तक आपको नहीं समझ आएगी, फोकस करके आप बड़े 50,000 सफ़ों के मामलात को आप अगर ख़त्म करके यहाँ पे नहीं कर सकते, एक जुमले में नहीं किसी को बता सकते, तो जज को क्या समझ आएगी. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, और उसकी हम एक्सरसाइज यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं. करने को तो आप हेड नोट को ये लिखा हुआ कॉपी भी कर सकते हैं, मगर योर एबिलिटी टू डिस्टिल समथिंग डाउन, फाइल को एज वेल एज लीगल प्रिंसिपल्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अल्फाज क्या लिखते हैं. तो ये जो आप सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ये देर लाइकली टू बी अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश करें, अच्छा होगा. फौजदारी का है, वंस अगेन आई एम नॉट टू इंटरेस्टेड इन फौजदारी, मगर इसके अंदर लिखा गया है विजडम रोज़ नामचा वाक़याती के बारे में. डेली जर्नल जो होता है वाक़याती फौजदारी की साइट के ऊपर कि फैब्रिकेशन ना हो. रोज़ नामचा वाक़याती पुलिस वाले से डायरी या पुलिस डायरी इसलिए लिखवाते हैं कि पुलिस वाला इतना ज़्यादा मवाद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता. इसलिए आप और इसकी सॉफ्ट कॉपी इजीली हेंस ऑल इवेंचुअलिटीज ऑफ सॉफ्ट कॉपी कैन नेवर बी ए सब्स्टिट्यूट ऑफ. और ये कहते हैं रोजनामचा वाकयाती. फिर ये एक सवाल था कि जी आप सॉफ्ट कॉपी के अंदर आप कर सकते हैं कि नहीं. यहाँ पे कोर्ट ने होल्ड किया कि हाथ से लिखना ज़रूरी है, और हाथ से आप रजिस्टर लिख रहे होते हैं ताकि उसमें अगर कोई बाद में तब्दीली वगैरह हो तो कोर्ट आसानी से पकड़ सके. तो यहाँ पे ये मैनुअल करने के लिए होल्ड किया गया है, तो हायरार्की थ्रू आउट टू कीप मेंटेनिंग मैनुअल रोजनामचा वाकयाती एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस. और उन्होंने कहा कि जी कंप्यूटर हमें नहीं करके मास्ट इसका तो रोजनामचा वाकयाती मस्ट बी मेंटेन्ड मैन्युअली
जजमेंट के अंदर आगे साथ उन्होंने पेल अक्यूज वाज अलेज्ड टू हैव बीन फाउंड इन पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स कंटेंशन टू दो एफआईआर उसके अगेंस्ट सेम पुलिस स्टेशन के अंदर 10 मिनट के अंदर उन्होंने दो एफआईआर की फर्स्ट एफआईआर वाज अगेंस्ट हर हस्बैंड regard to narcotics and other FIR was against the accused यानी जो बीबी है उसके खिलाफ कर दिया कि चर्च के उससे रिकवरी हुई है टू एफ आई आर्स ये भी लिख लेते हैं टू एफ आई आर्स one after the other contradictory stories regarding possession of drugs ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे criminal law investigation being complete but was no more required for further investigation petitioner was allowed यहाँ पे bail granted तो इस तरह आप यहाँ पे लिख लें अगर आप फौजदारी में कर रहे होंगे इन्वेस्टिगेशन बेल ग्रांटेड यहाँ पे लिखा गया है पोस्ट अरेस्ट बेल यहाँ पे सीख कर रहे थे और उसके अंदर जाके रिकवरी देख लिया जाए बिकॉज ऐसे मामलात के अंदर कितने कितने वज़न की थी कितनी ज़्यादा थी वो भी इम्पोर्ट 2000 दो किलो हाँ ये लिखी हुई है ना साइटेशन ये 2021 लाहौर 105 चलें ये अब आ गई एक जजमेंट इंटरेस्टिंग है आयशा मलिक साहिबा की ये भी मेरे ख्याल में मैंने शायद साइट ऑलरेडी कर ली हुई है एक सफ़ा 108 नहीं नहीं जी ये जजमेंट है पीएलडी 2021 लाहौर 108 ये है टैक्स लॉ local government law local government not entitled to recover uh, tax etc on boards of on क्या इसका बोर्ड था boards displays boards slash displays of banks at their business place यानी माल रोड के ऊपर आई बिलीव शायद मुख्तलिफ जो बैंक्स थे उनको लोकल गवर्नमेंट ने नोटिस ये भेज दिए थे कि जनाब वाला आपने अपने जो बोर्ड्स लगाए हुए हैं अपने बिजनेस के ऊपर उसके ऊपर आप हमें टैक्स दें उसके ऊपर उन्होंने ये सारे के सारे लगा सकते हैं और वो विदाउट चार्ज और सब्जेक्ट टू फी बिकॉज कानूनी रिक्वायरमेंट थी कंपनीज एक्ट में कि वो अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर आप ये लगाएंगे लोकल गवर्नमेंट और हाउसिंग सोसाइटी पीएचए वगैरह ये सारे के सारा नेशनल हाइविंग अथॉरिटी ये जो चार्ज वगैरह इसके ऊपर नहीं कर सकते मल्टीपल जज मल्टीपल थी और इसके ऊपर कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया पीएचए भी कर रही थी और मुख्तलिफ और पार्टीज़ वगैरह भी लेवी कर रहे थे कैंटोनमेंट एक्ट को भी मैडम ने डिस्कस किया है पावर टू मेक बाय लॉज भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स का अलहदा मामला था और सारे के सारे कैंटोनमेंट बोर्ड का भी मेरे ख्याल में उन्होंने ना डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी भी जो चाल कर रही थी तो उन्होंने कहा इट इज़ डिक्लेयर टू द एक्सटेंट ऑफ रिस्पोंडेंट लोकल गवर्नमेंट दे आर ऑथराइज अंडर 156 टू लेवी टैक्सेस ऑन ड्यूली ऑन जो कानून उनको अलाउ करता है वो लेवी कर सकते हैं Cantonment Board does not have the power to levy any advertisement fee or charges on signboard. Respondent NHA is not लोकल गवर्नमेंट तो एक हद तक कर सकती है मगर इसके अंदर साथ कर लेते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड नेशनल हाईवे अथॉरिटी पीएचए not authorized NHA cannot charge fee for advertisements
ये PHA can charge for billboards. ठीक है, सॉरी सर। तो ये है ना, इसके लिए बैंक्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंस्टॉल साइन बोर्ड इन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड विदाउट चार्ज ऑफ फी। यानी जनरली वो कर सकते हैं, लेकिन इनकी हद तक अगर आप अपने बिजनेस के लिए, मैं बायर का ह्यूमन एसोसिएट्स का अगर बोर्ड लगाता हूँ तो उस पर मुझे चार्ज नहीं किया जा सकता। अब और चीज इसको कहते हैं, मगर अगर एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करूंगा या किसी और चीज़ के लिए तो वो कर सकते हैं चार्ज हमें। NH अब आगे आ गया इम्पोर्टेंट नुक्ता वंस अगेन, ये है पावर ऑफ अटर्नी। proceedings filed on basis of power of attorney from dead from person who died before filing are incurably flawed and proceedings are liable to be dismissed। ठीक है, PLD 2021 लाहौर 130। ये हमारे भी इससे मिलते जुलते केसेस वगैरह इस नुक्ते के ऊपर तो नहीं है, वैक्यू लॉ वगैरह के ऊपर ऊपर अगर आप देखेंगे तो 130 के ऊपर और भी जजमेंट है। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट इसलिए चौधरी इकबाल साहब की सिंगल जज है हाई कोर्ट की, मगर ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ये बात हो रही है कि वैक्यू प्रॉपर्टी और काफ़ी लाहौर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो कि तीसरे चौथे पाँचवें हाथ तक अगर आगे आगे बिक गई हुई हैं, तो उनकी टाइटल्स वगैरह कैंसिल कर दिए गए, ये कह के कि जी 75 साल पहले 5 हाथ पहले फलाम बंदे ने जो खरीदी थी वो फ्रॉडिलेंटली खरीदी थी, ही वॉज नॉट इंटाइटल टू। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डिस्कस हुआ है कैविएट एम्प्टर का कि किस हद तक उसको चेक करना पड़ेगा कि वो बोनाफाइड परचेजर विदाउट नोटिस था कि नहीं। इसके ऊपर चौधरी इकबाल साहब का काफ़ी स्ट्रिक्ट व्यू है इस मामले के ऊपर। उनके कहने के मुताबिक अगर छोटी मोटी भी फ्रॉडिलेंट एक्टिविटी वगैरह अगर हुई हो तो वो इलीगल कर देती है तमाम के तमाम प्रोसेस को। इसके ऊपर उनकी ये साइटेड जजमेंट है, रिपोर्टेड जजमेंट है, PLD 2021 ये करके ये सुनने में आया है कि ये वाली जजमेंट उसके बाद सब्सिक्वेंटली अभी प्रेजेंटली सस्पेंड है DB में। ये हमारे दोस्त शहजाद शौकत साहब इसके अंदर वकील पेश हुए हैं, तो उनकी उनसे इंफॉर्मेशन ये ली है। ये शायद सस्पेंडेड अगर सेटिसाइड होती है तो ये वाला होगा वगैरह, मगर दिस इज़ द करंट सिचुएशन। अब एक और इंटरेस्टिंग जजमेंट आई है जस्टिस जवाद हसन साहब की, और ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सवाल इसके अंदर ये हो रहा था कि 18th अमेंडमेंट के बाद बेशुमार एरियाज़ ऐसे हैं कि जिनके अंदर रिमांड कर दिया गया या नीचे रिमांड तो नहीं सॉरी डिवॉल्व हो गए हैं मुख्तलिफ एरियाज़, और मुख्तलिफ कवानीन फेडरल कवानीन बने हुए थे, वो कवानीन वगैरह अब वो वाले एरियाज़ इस केस के अंदर था। सिविल सर्वेंट्स वगैरह Appellant retired from provincial government says pensionary benefits। फेडरल गवर्नमेंट ने रिवाइज लीव रूल्स जो अपने थे अपने बंदों के वो रिवाइज किए, प्रोविंशियल सेक्रेटरी ने उसको प्रोस्पेक्टिवली अलाउ किया, लेकिन यहाँ पे ग्रीवेंस ऑफ द एप्लेंट वाज दैट कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो नोटिफिकेशन अडॉप्ट की है वो नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट की अडॉप्ट होनी चाहिए थी कि फ्रॉम द डेट जिस दिन फेडरल गवर्नमेंट ने किए, ताकि उनको ज़्यादा पेंशनरी बेनिफिट्स मिले। जज साहब ने ये रद्द करते हुए बेसिकली ये होल्ड किया है कि दो नुक्ते उन्होंने ये होल्ड किया है कि 18वीं तरमीम के बाद इट और अबॉलिशमेंट ऑफ कंकरेंट लिस्ट वगैरह उसके बाद ये इंटायरली अप टू द कोर्ट है कि वो इंटायरली अप टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट है कि वो कौन सी नोटिफिकेशन अडॉप्ट करे और कौन सी नोटिफिकेशन अडॉप्ट ना करे।
सो ये जज इसके अंदर जजमेंट। दूसरी इसके अंदर ये जो ऑर्डर आया हुआ था कोर्ट के सामने ऑम्बड्समैन के पास से आया था, तो ऑम्बड्समैन ने अगर कोई डिसीजन वगैरह उसके फेवर के अंदर दिया हुआ था और बल्कि उन साहिबान के फेवर में दिया हुआ था, तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ऑम्बड्समैन इज़ नॉट अ कोर्ट, और उसकी जो डिसीजन वगैरह है वो रिकमेंडेटरी नेचर होती है, वो वैसे भी बाइंडिंग नहीं होती है, जुडिशल ट्राइब्यूनल नहीं होता अंडर आर्टिकल 175। सो इसके ऊपर भी ये लिखा जा सकता है। Ombudsman is not a judicial tribunal also. तो 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू अडॉप्ट पॉलिसीज प्रीवियसली इन वोग अंडर द फॉलो वगैरह एरिया ना टू ऑन सच मॉडिफाइड टर्म्स कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कर सकता है। डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यार? जो कर रहा हूँ तो पूछ भी सकते हो यार, नुक्ते वगैरह। आई होप यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल। रिकमेंडेशन होती ना, नहीं, लेकिन वो पावर्स हैं अगर उसके ऑर्डर्स को डिसोबे, वो ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि उसके पास कंटेम्प्ट की पावर है, अब अगर दे दी गई है तो वो किस तरीके से, अगर रिकमेंडेटरी नेचर है, मगर जज साहब की ऑब्जर्वेशन यही है। दिस इट्स एन आर्ग्यूबल नुकता। अब अगली जजमेंट आई है फुल बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की, सेक्शन 115 के तहत जो अमेंडमेंट्स 2018 की जो आई थी अमेंडमेंट्स, और सेक्शन 115 कोई बता सकता है क्या चीज़ है? कि ये सब्सटैंटिव चेंजेस हैं कि पहला क्वेश्चन ये प्रोसीजरल चेंजेस हैं, और ये अमेंडिंग स्टैट्यूट है कि ये रिपीलिंग स्टैट्यूट है, ये वाले क्वेश्चंस थे। मगर इसके अंदर ये था इफेक्टिव अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 115 सीपीसी, और इसके बारे में ये 2018 की जो कि ऑर्डर्स के अंदर खुद तब्दीलियां वगैरह की थी, ये करके, एक सेकेंड, 2018, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, 2018 का ऑर्डर्स के अंदर नहीं, 2018 का सेक्शन 115 में गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट्स की थी, राइट ऑफ रेमेडी ऑफ रिविजन अक्रूड ऑन कमेंसमेंट ऑफ सूट प्रोसीडिंग्स। ये और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल समझने का क्या है कि आपका रिविजन के लिए या अपील के लिए जिस दिन आप सूट जमा करवाते हैं उस दिन का कानून रेलेवेंट होता है, नॉट कानून एज एन जिस दिन आपने रिवीजन जमा करवानी हो। सो इम्पॉर्टेंट ये है, और इसमें ये लिखा हुआ है सिविल लॉ में, लॉ राइट ऑफ रिवीजन अपील accrued on date on which suit was filed and not on date on which revision was filed. PLD 2021 Lahore 168. Full bench. आगे पूरा एक दफ़ा पढ़। राइट ऑफ रेमेडी और रिविजन अक्रूड इन कमेंसमेंट ऑफ सूट प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन बिफोर हाई कोर्ट वाज वेदर 115(5) सीपीसी व्हिच वाज इंसर्टेड इन द कोड इन through the 2018 act and which barred revision of section 115 passed by district court, because उसके अंदर लिखा हुआ था in an appeal filed under section 104 CPC would apply in cases which had already commenced in trial court, के उनके ऊपर करेंगे कि नहीं। सवाल ये था कि 115 की जो अमेंडमेंट 2018 के अंदर इन्होंने कर डाली, उसके अंदर वो जो सूट्स उससे पहले, दो अमेंडमेंट से पहले जमा हुए थे, उनके ऊपर लागू होंगे कि नहीं। लीगल परसूट ऑफ रेमेडी सेकंड रिवीजन स्टेप्स इन सीरियस कनेक्टेड राइट ऑफ अपील और रिवीजन was not a mere matter of procedure but a substantive right. Institution of suit carried with it implication that all such rights then in force were preserved to the parties there to till the rest of the career of such suit. तो ये याद कर लीजिए कि सूट जब जमा होगा उस टाइम का कानून ज़रूरी होता। पुरानी सीपीसीओं को उठा के फेंक ना दीजिए, पुरानी सीपीसीज के जो एडिशंस आपके पास पड़े हुए हैं संभाल के रखें, बिकॉज वो भी आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। बिकॉज हर मुकदमा मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के ऊपर होता है, तो आपने ये उस स्टेज के ऊपर ये भी देखना होगा।
vested right of appeal, revision of second appeal could be taken away only by subsequent if it so provided expressly or by necessary intendment and not otherwise. High Court held that a right of revision vested in parties at such date when litigation commenced, and such right was governed by law as it prevailed on the said date. सही है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर और भी काफ़ी साइटेड जजमेंट्स हैं इसके अंदर, 69 सुप्रीम कोर्ट, ये सारे के सारे मौजूद हैं, तो ये भी एग्जाम में है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा इसके अंदर। अमूमन जो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साइट है वो भी साथ अमेंडमेंट्स PLD 1981 सुप्रीम कोर्ट 553। तो साथ साथ ये भी सोचते जाएं कि आपके मुकदमों की सेहत के ऊपर इनका क्या असर पड़ेगा। आप भी कई केसेस ऐसे हैंडल कर रहे हैं नए कानून के तहत, जिसके तहत ये जो फॉर एग्जांपल 2021 की अमेंडमेंट्स आई हैं, जिसके जिसके तहत आपको ये इशू आ रहा है कि जी अब मैंने रिवीजन क्या पुराने कानून के तहत करनी है, क्या करनी है। जनरल प्रिंसिपल यही है कि जिस तारीख के ऊपर सूट जमा हुआ था उस तारीख के ऊपर CPC क्या कहती थी। ठीक है, ये फुल बेंच की जजमेंट है, शायद वहीद साहब ने काफ़ी डिटेल में लिखा है। अब आगे आ जाइए, नज़र अकबर साहब की जजमेंट है। यार एक तो इसमें ये मसला काफ़ी पड़ता है, इनकम्प्लीट जो जजमेंट्स होती हैं, और चलो। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और इससे मुझे थोड़ा सा वैसे इख्तलाफ भी है। PLD 2021 सिंध, PLD 2021 सिंध 76, पहले किसी ज़माने में कराची होता था, अब चेंज करके इन्होंने सिंध लिखना शुरू कर दिया। एक तो SOPs of a company effect on a contract with third party। आपने एक SOPs वगैरह लिखे हुए हैं, डिस्प्यूट बिटवीन वॉज थेफ्ट पिल्फरेज का था, आर्बिट्रेशन भी इसके अंदर केस में हुई, अवार्ड भी केस की तरफ से हुआ। SOPs are adopted by companies to set routine procedures that prescribe a success principle. SOPs are routine procedures developed for certain companies in written or verbal form. Violation of SOPs can result in imposition of fine or penalty or वगैरह। SOPs though are internal arrangements of a company, but these SOPs could be applied to contractors, clients, customers of a company who to a certain extent are obliged to by these SOPs of companies, subject to the condition that SOP should not be violative of fundamental principles of law. आई डोंट नो, अगर आप कंपनी के साथ फॉर एग्जांपल अगर आप एक अदद मुआहदा कर लेते हैं, और कैन यू गो अहेड एंड कंपनी जाके ये सू कर सकती है कि जी हमारे SOPs जो कि उस कंपनी ने जिस बंदे के साथ आपने मुआहदा किया उसने देखे भी ना हो, उसको पता भी ना हो कि जी उसकी वायलेशन आपने की है। आई डू बिलीव कि कम अज़ कम, और ये जजमेंट आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में इनकॉपरेट कर दी गई है, कई कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है कि यू विल बी बाउंड बाय फलां 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 चीज़, तो जब तो आप बात कर सकते हैं, मगर उसके बगैर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर ये ज़रा आगे पढ़ के थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे जजमेंट में हुआ क्या है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिस्क्राइब ईदर रेगुलर रूटीन वर्किंग प्रोसीजर्स कंडक्टेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन to avoid any future eventuality. For some, SOPs are designed in such a way to maintain quality control. Standard SOPs would fail if not followed. Usually, SOPs are designed for concise steps format, but there is no decisive factor or a relevant SOP of oil company mentioned would be made to the extent of value of whole embezzled amount. Transporter was liable for penalty. हुआ तो बेसिकली इसके अंदर ये है कि मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान PSO कंपनी थी, उसका SOPs थे, वहाँ पे SOPs को थर्ड पार्टी ने फॉलो नहीं किया, और जिनके साथ मुआहदा किया हुआ था, आई विल बिलीव फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल, तो वहाँ पे जाके जज साहब ने ये होल्ड किया है कि नहीं जी, आप PSO के SOPs फॉलो करने के लिए आप पाबंद थे। और सर अगर नोटिफाइड SOPs भी होंगे तो कैसे किसी कॉन्ट्रैक्टर को कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने आपके साथ मुआहदा किया हुआ है कि आप ये करेंगे, बाद में जाके मैं आपको कहूँ नहीं जी वो हमारे तो ह्यूमन एसोसिएट के अपने एक SOPs हैं और आपने तो वो फॉलो नहीं किए, तो आपकी इंटाइटलमेंट ये है वगैरह, वो किस तरीके से होगा? ये जजमेंट पढ़नी पड़ेगी, डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज हेड नोट के मुताबिक तो डज नॉट सीम टू मेक सेंस। सो इसके सामने सिविल कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सिविल लॉ कॉन्ट्रैक्ट, सिविल लॉ
کانٹریکٹ لا لکھ لیجئے، آگے جا کے اس کو ایگزامن کر لیں گے. آگے آ جائیے پھر ایک اور چلیں، 3/4 ہو گیا، آپ کو جلدی فارغ چھٹی مل جائے گی. آگے آ کے ایک ججمنٹ موجود ہے ٹرسٹ ایکٹ کے اوپر. دس از این انٹرسٹنگ ججمنٹ. بے نامی لا، ٹرسٹ ایکٹ، ہسبینڈ اینڈ وائف ڈسپیوٹ separation. Husband can claim wife held certain assets بے نامی. وہ ایکسکلوڈ کیا ہوا لیکن